अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा बेटा, हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को पहले ज़रा सा रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने 3 लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा, इंडिविजुअल का, एओपी का और कंपनी का। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस तो बहुत सिंपल था, हमने कहा इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान, इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन द नेशनैलिटी और डोमिसाइल ऑफ द इंडिविजुअल। देखा ये जाएगा कि ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एक इंडिविजुअल कितने डेज फिजिकली प्रेजेंट था पाकिस्तान में, ऐसा ही है। और फिर हमने क्राइटेरिया देखा कि अगर 182 तक डेज प्रेजेंट है इन अ टैक्स ईयर तो रेजिडेंट नहीं होगा, 183 और मोर पर वो रेजिडेंट हो जाएगा। एक और भी क्राइटेरिया था, हमने कहा था अगर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है तो उसके लिए एक और क्राइटेरिया भी एप्लीकेबल है कि अगर वो 183 डेज नहीं गुजार रहा पाकिस्तान में तो हम ये देखेंगे क्या किसी और कंट्री में वो रेजिडेंट हो रहा है फॉर टैक्स पर्पसेस। अगर हो रहा है तो यहाँ नॉन रेजिडेंट, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या उसके किसी स्पेसिफिक कंट्री में 182 से ज़्यादा डेज हैं। अगर हैं तो यहाँ नॉन रेजिडेंट, यहाँ नॉन रेजिडेंट वहाँ हो ना हो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, यहाँ नॉन रेजिडेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड अब्रॉड विल बी रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल स्टे, फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है। रूल 14 क्या था? Part of the day that an individual is present in Pakistan will be counted as a whole day, including day of arrival, day of departure, public holiday, leave, delay in supply, lockout, strike। और लेकिन हमने ये देखा कि day of leave, day solely spent for the reason of being in transit will not be counted as a day spent in Pakistan। अच्छा, फिर कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखा हमने ये देखा कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई है, पैदा हो गई पाकिस्तान में तो वो रेजिडेंट हो जाएगी। प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट तो रेजिडेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। और एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है आउटसाइड पाकिस्तान, क्या वो रेजिडेंट हो सकती है? हो सकती है अगर क्राइटेरिया मीट हो जाए। क्या क्राइटेरिया? मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान इन अ टैक्स ईयर। एओपी में बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया, इनकॉर्पोरेशन वगैरह कोई क्राइटेरिया नहीं है। एओपी में सिंपल क्राइटेरिया इफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान तो रेजिडेंट हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? रेजिडेंट होने से क्या होगा? फॉरेन सोर्स इनकम एंड पाकिस्तान सोर्स इनकम, यानी कि वर्ल्ड ओवर इनकम पर टैक्स कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। यानी बचने का एक रास्ता बता दिया मैंने आपको, क्या? टैक्स ट्रीटी। अगर टैक्स ट्रीटी में लिखा हुआ है कि इस फॉरेन सोर्स इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? और अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम पर क्या टैक्स लगेगा? हम फॉरेन सोर्स इनकम पर तो उससे पूछेंगे, सवाल ही नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होगी सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी। ये बातें समझ आ गई? कोई सवाल है इसमें तो पूछ लो, आगे बढ़ना। स्पेशल केसेस ऑफ टैक्सेबिलिटी ये इसको यूं कहो, स्पेशल केसेस ऑफ एग्जेम्पशन। स्पेशल केसेस ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। बातें नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में सवालात भरे पड़े। अब जो केसेस हम समझने लगे हैं आसान भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। एक तरीका तो हमने फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेबिलिटी से बचने का पढ़ लिया, क्या? टैक्स ट्रीटी।
टैक्स ट्रीटी। अच्छा, हम फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेबिलिटी से किसको बचाना चाह रहे हैं, रेजिडेंट को कि नॉन रेजिडेंट को? रेजिडेंट को। क्यों नॉन रेजिडेंट हमारा सगा नहीं है? नॉन रेजिडेंट की तो एफएसआई टैक्सेबल ही नहीं होती सर, हम उसको बचाना क्या चाहेंगे, वो तो ऑटोमेटिक बचा हुआ है। तो फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेबिलिटी से हम किसको बचाना चाह रहे हैं? रेजिडेंट। ये बात क्लियर है सबको? तो हमने कहा एक तरीका तो ये हो गया टैक्स ट्रीटी हो, लेकिन टैक्स ट्रीटी सारे मुल्कों के साथ तो नहीं है, बड़े बड़े तमाम मुल्कों के साथ है, 60-70 ममालिक के साथ है, 60-65 ममालिक के साथ है, लेकिन कंट्रीज तो काफ़ी सारे हैं, 200 कंट्रीज हैं, 200 से भी ऊपर हैं, शायद 200 से भी ऊपर कंट्रीज हैं, सबके साथ तो टैक्स ट्रीटी नहीं है। सबके साथ अगर टैक्स ट्रीटी नहीं है तो क्या उन केसेस में इनकम डबल टैक्स हो सकती है? हो जाएगी सर, डबल टैक्स हो जाएगी, वहां पे भी टैक्स लग जाएगा, टैक्स ट्रीटी नहीं है, यहाँ पर भी टैक्स लग जाएगा। तो क्या अब बचने का कोई और रास्ता है? हमने कहा जी हाँ है, कुछ स्पेशल केसेस हैं एग्जेम्पशन के। अगर उन केसेस में फॉल कर जाता है, उन केसेस में पर्सन फॉल कर जाता है, तो उसको भी एग्जेम्पशन हासिल होगी। क्या बात समझ आ रही है? उसको भी एग्जेम्पशन हासिल होगी। एक तरीका तो टैक्स ट्रीटी है, लेकिन अगर अभी जो हम स्पेशल केसेस पढ़ रहे हैं, अगर इन केसेस में कोई पर्सन फॉल कर जाता है तो उसको भी एफएसआई पर एग्जेम्पशन हासिल होगी। बात समझ आ रही है? वाली इतनी बात समझ आ रही है? पहला केस है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, जिसको हम प्यार से, मैं कह रहा हूं एसटीआर, आप नहीं, आप ज्यादा प्यार से कुछ भी लफ्ज नहीं कहेंगे। एक आध बच्चों ने मुझे लिखा हुआ दिखाया, उन्होंने बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की हुई थी। ऐसा नहीं करोगे, आप लोगों को तो पेपर देना है ना भाई, मुझे थोड़ी देना पेपर। मैं तो किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लूँ, मुझे कौन पकड़ेगा, लेकिन आप पूरा लिखोगे, ठीक है। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, तो ये एक ऐसा केस होने वाला है कि जिस केस में फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी, अभी से हमें पता लग गया कि इसके अंदर फॉरेन सोर्स इनकम की एग्जेम्पशन होगी, क्योंकि ये केसेस ही एग्जेम्पशन के हैं, एफएसआई एग्जेम्पशन के हैं। अच्छा, जितने भी हम केसेस पढ़ेंगे उन सारे केसेस की कुछ ना कुछ क्या होंगी, कंडीशंस होंगी, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो फॉरेन सोर्स इनकम की क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। और हम इस एग्जेम्पशन की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा कौन होगा, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। तो सबसे पहले इस केस में हम ये देखेंगे कि जो भी बंदा है, नाम से ही जाहिर है क्या है, ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। इसको हमें नहीं समझ आ रही ये बात, ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, लेकिन क्या इसका मतलब समझ आ रहा है? जबरदस्त। तो हमने कहा कि ये वाली एग्जेम्पशन किस पर लगेगी, ये वाली एग्जेम्पशन लगेगी सिर्फ और सिर्फ, ये वाली एग्जेम्पशन किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी। नंबर 2, जो कि क्या होगा, रेजिडेंट। अभी लॉ भी पढ़ लेंगे, अभी मैं लॉ नहीं पढ़ रहा, अभी मैं समझा रहा हूं, फिर लॉ पढ़ लेंगे। ये एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को, और जाहिर सी बात है वो होगा क्या, रेजिडेंट। लेकिन वो होगा रेजिडेंट solely for the reason of एम्प्लॉयमेंट। यहां पर पाकिस्तान में रेजिडेंट होने का मकसद उसका है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की वजह से वो रेजिडेंट है, और इसका कोई मेन मकसद नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी, बहुत से केसेस हो सकते हैं। सर पाकिस्तान के अंदर तो लोग जॉब ढूंढने के लिए नहीं आते, मैंने कहा ऐसा नहीं होता। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं और यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की गर्ज से रह रहे होते हैं। चाहिए मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसी टेक्निकल सर्विसेज, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जिनके लिए हमें बाहर के लोगों को हायर करना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कोई फैक्ट्री हो, कोई सीमेंट फैक्ट्री हो, वो सीमेंट फैक्ट्री एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रही हो, और उस सीमेंट फैक्ट्री को बहुत बड़ा प्लांट लगाने के लिए
यूएस से कोई इंजीनियर हायर करना पड़ जाए, बोले यार आप 2 साल तक आप हमारे पास रहोगे, आप 3 साल तक हमारे पास सैलरी पे रहोगे, आप 4 साल तक हमारे पास एम्प्लॉयड रहोगे, क्या रहोगे, एम्प्लॉयड रहोगे, सैलरी पर आ जाओ, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम आपको, घर भी दे रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे हैं, सैलरी भी देंगे, आप हमारे एम्प्लॉई हो। तो हमने यूएसए से उस बंदे को प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुला लिया, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बड़ा चोटी का इंजीनियर था वो, बहुत टॉप क्लास इंजीनियर था। तो मिसाल के तौर पर लकी सीमेंट ने उसको बुला लिया, उसको बोला भैया हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और आप हमारे पास रहो, काम करो, हम आपको सैलरी देंगे। तो क्या वो यूएसए का इंजीनियर रेजिडेंट बन जाएगा? बिल्कुल रेजिडेंट बन जाएगा। और जैसे ही वो रेजिडेंट बन जाएगा, एफबीआर वाला उसके घर पर दस्तक देने के लिए पहुंच जाएगा, मुबारक हो आप रेजिडेंट बन गए हैं, अब आप टैक्सेबल होंगे फॉर योर वर्ल्ड ओवर इनकम। तो लकी सीमेंट से जो सैलरी आ रही है वो तो हमें पता है कितनी आ रही है, ज़रा ये भी तो बता दो यूएसए में तुम्हारे कितने बैंक अकाउंट हैं, क्या बिजनेस चल रहे हैं, क्या रेंट आ रहा है, सब बताओ, सब बताओ। मतलब ऐसे ही बता दो, क्यों बता दो? बोला भाई आप रेजिडेंट हो गए, आपको पता नहीं है, ये तो मसले की बात है ना। और क्या ख्याल है, नामुनासिब बात है, काफ़ी नामुनासिब बात है। एक तो मेहमान हमारे मकसद के लिए आ रहा है, पाकिस्तान की किसी कंपनी को हेल्प करने के लिए आ रहा है, और हम उससे ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कई दफ़ा होता है। ऐसी टेक्सटाइल कंपनीज होती हैं, अब टेक्सटाइल कंपनी ने कोई बहुत बड़ी मशीनरी मंगवा ली जर्मनी से, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की बड़ी बड़ी प्रिंटिंग की मशीनें होती हैं। अब उसको मशीन को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, ऐसी बात है यहाँ के तो लोग इतने काबिल शायद ना मिले उनको, तो उनको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है जर्मनी से कोई इंजीनियर भी हायर करना पड़े साथ में, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए सैलरी के ऊपर। क्या ख्याल है? बोले यार आप आओ यहाँ पे, आप हमारे पास एम्प्लॉयमेंट करो, आपको अच्छी सैलरी भी देंगे, घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, शादी भी करा देंगे आपकी यहाँ पे, सही है। तो हमने कहा लालच वालच दे के हमने उसको बुला तो लिया, लेकिन जैसे ही वो रेजिडेंट बन जाएगा और आप उससे पूछोगे कि भाई फॉरेन सोर्स इनकम भी बता दो, तो हमने कहा माइंड कर जाएगा वो फिर, और फिर आइंदा कोई इंजीनियर पाकिस्तान तो आएगा ही नहीं। बोलेगा भाई यहाँ जैसे ही जाते हैं वो बोलते हैं अपनी फॉरेन सोर्स इनकम भी बताओ, उसका भी टैक्स तुम पाकिस्तान में दोगे, ये तो जुल्म और ज़्यादती की बात हो गई, ठीक है। इसी तरह आप देखा होगा बहुत सारे चाइनीज़ इंजीनियर्स यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, क्या कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो, एम्प्लॉयमेंट पर हो। तो मैं कह रहा हूँ चलो अज्यूम करो वो एम्प्लॉयमेंट पर है, ठीक है, वो सीपैक के प्रोजेक्ट्स के लिए है, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए आप उस तरफ से निकलना हो अगर आपका, तो आपको वहाँ पर चाइनीज़ वाइनीज़ काफ़ी नज़र आते हैं। इसी तरह से अगर आपको नारायण साइड पर निकलना हो तो सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा है, सूखी किनारी डैम वाला जो चल रहा है, वहाँ पे आपको पूरी पूरी कॉलोनीज नज़र आती हैं, चाइनीज़ है वहाँ पे, भाई चाइनीज़ है वहाँ पे, चाइना के लोग आए हुए सारे चाइनीज़ इंजीनियर वगैरह। मुझे याद पड़ता है 2013 के अंदर, 2013 में पता नहीं 13 नहीं, 14-15 था, जब ऑफिशियल विजिट पे जाना हुआ था मेरा, तो वहाँ पे नारायण की तरफ निकले थे, तो चाइनीज़ इंजीनियर, 1-2 चाइनीज़ के साथ पिक्चर भी ली थी हमने, याद है मुझे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको सैलरी वैलरी मिल रही है, तो कैसा लगे अगर वो रेजिडेंट हो जाएं और हम उनसे बोलें यार ज़रा बताओ चाइना में जो तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम आ रही है वही बताओ कितनी है, हमें टैक्स लेना है उसके ऊपर। मैंने कहा वो भाग जाएगा वो, ठीक है। तो ये ना मुनासिब सी बात लगती है। तो हमने कहा उनको हमें कोई एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी, आओ देखते हैं क्या एग्जेम्पशन है। तो हमने कहा ये एग्जेम्पशन किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बहुत सारी बता दी हैं ताकि आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओ और अप्लाई कर पाओ। और वो है क्या? रेजिडेंट है, लेकिन किस लिए रेजिडेंट बन गया? सोली फॉर रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक और कंडीशन है, his stay in Pakistan does not exceed 3 years। 3 years की बात हो रही है, 3 टैक्स ईयर्स की बात नहीं हो रही है। उसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में 3 साल से ज़्यादा का ना हो। इसका मतलब कि ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट 3 साल से ज़्यादा का ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आज किसी चाइना के इंजीनियर को हायर कर लेता हूँ और डे 1 से मेरा उसके साथ एग्रीमेंट है कि तुम मेरे पास 5 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट पर आ रहे हो, 5 साल के लिए एम्प्लॉयमेंट पर आ रहे हो, तो क्या मैं ये वाला सेक्शन अप्लाई कर सकता हूँ? ये मैं अप्लाई नहीं कर सकता।
लेकिन सर इसको 3 साल तक तो अप्लाई कर लें। हमने कहा नहीं, 3 साल तक भी अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डे 1 से पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, दूसरी बात कि अगर कॉन्ट्रैक्ट था 2 सालों के लिए, क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ? मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं ये सेक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने 2 सालों में ये सेक्शन अप्लाई किया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया मजीद 3 सालों के लिए, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अब मैं अप्लाई नहीं कर सकता। क्या तीसरे साल पर अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि 2 साल के बाद जब ये 3 साल के लिए रिन्यू हुआ तो अब ये इस कैटेगरी में से ही क्या हो गया, बाहर हो गया। अब उसका स्टे 3 साल से ज़्यादा का ही होगा, और हमें दूसरे साल के बाद ये बात पता चल गई, तो अब हम दूसरे साल के बाद ये वाला क्लॉज या इसकी एग्जेम्पशन को अप्लाई करने के काबिल नहीं रहे। क्या ये बात समझ आ रही है? His stay in Pakistan does not exceed 3 years, जिसकी अभी मैं कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको। तो हमने कहा कि फिर इसकी क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगी बताओ? हमने कहा कि इसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। FSI क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। FSI एग्जेम्प्ट होने की एक और कंडीशन भी ये है, एग्जेम्प्ट होगी सिर्फ उस सूरत में अगर ये फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में लेकर ना आए या रिसीव ना करे। तो अगर इसने फॉरेन सोर्स इनकम अर्न की और पाकिस्तान में रिसीव कर ली, मंगवा ली, तो क्या अब इस पर एग्जेम्पशन अप्लाई होगी? अब इस पर एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। क्या ये बात समझ आ गई आपको? फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट है। अब वो चाइना में इंजीनियर है, सैलरी कमा रहा है यहाँ से, उस पर टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो तो है पाकिस्तान सोर्स इनकम, जो यहाँ से कमा रहा है वो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है ना। ये एग्जेम्पशन किस पर अप्लाई हो रही है? ये एग्जेम्पशन किस पर अप्लाई हो रही है? क्योंकि हमने कहा रेजिडेंट से तो हम वर्ल्ड ओवर इनकम पे टैक्स लेते हैं, PSI पे भी, FSI पे भी, लेकिन ये जो स्पेशल कैटेगरी है इसकी FSI पर हम टैक्स नहीं लेंगे, तो FSI पे नहीं लेंगे। PSI तो ऑटोमेटिक टैक्सेबल है ही ना। अच्छा, लेकिन हमने कहा कि जो तुम FSI कमा रहे हो ना, हम कह रहे हैं टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन सुनो, उस FSI को उधर ही रखना। अगर यहां तुमने रिसीव कर ली तो हमारी नीयत खराब हो जाएगी, फिर हम उस पर टैक्स लगा देंगे माजरत के साथ। क्या ये बात समझ आती है? तो अगर, और ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, एग्जामिनर देगा कि उसने FSI कमाई और पाकिस्तान में रिसीव कर ली, तो अब वो क्या हो जाएगी भाई? बात क्लियर है? जी बेटा बिल्कुल, जितनी रिसीव की होगी उतनी टैक्सेबल हो जाएगी। समझ आ गई बात? एक और बात भी है कि दिस एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल टू बिजनेस एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। दिस एग्जेम्पशन इज नॉट एप्लीकेबल to any business established in पाकिस्तान। सिंपल बात है बात। सर पहली बात, ये यहां पर आया क्यों था? एम्प्लॉयमेंट पर्पजेस के लिए आया था। अगर एग्जाम में सवाल लिखा जाए, बातें नहीं, अगर एग्जाम में सवाल ऐसा आए कि चाइना का मिस्टर ज़्यू होंग ली पाकिस्तान आया है, और इसलिए आया है क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोले, चाइना के चाइनीज़ खाने बहुत अच्छे बनाता है, वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोले और यहाँ पर रेस्टोरेंट बिजनेस करे। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार, सांप चूहे की बात। ठीक है, तो हमने कहा कि वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है, और चाइनीज़ रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसने कहा मैं 2 साल तक पाकिस्तान में चाइनीज़ रेस्टोरेंट चलाऊंगा, फिर हो सकता है किसी को बेच बाज के निकल ले। अब वो 2 साल के लिए पाकिस्तान आ रहा है, क्या मैं उस पर ये एग्जेम्पशन अप्लाई कर दूं? क्यों नहीं करूंगा? सर वो पहली बात तो ये, वो बिजनेस करने के लिए आ रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आ रहा। तो हमने कहा ये वाली कंडीशन तो क्रॉस हो गई, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो आ ही नहीं रहा, तो हमने कहा ये एग्जेम्पशन लगेगी नहीं। केस नंबर 2, आया एम्प्लॉयमेंट के लिए, आया था सूखी किनारी डैम पे काम करने के लिए, लेकिन उसने देखा यार टूरिस्ट की गाड़ियां बहुत जा रही हैं। किसी से उसने पूछा कहाँ जा रही हैं गाड़ियां,
बोला भाई ये रास्ता नारायण की तरफ जाता है। ओह हो, अच्छा अच्छा अच्छा, नारायण की तरफ जाता है, और शाम में मैं काम करके फारिग हो जाता हूँ, खाना मुझे अच्छा बनाना आता है, तो ये काम करो, ये वाला ढाबा किराए पे लेते हैं और उस पर चाइनीज़ बना के बेचते हैं, टूरिस्ट लोग खाएंगे, अच्छे पैसे भी बन जाएंगे, सुबह को काम करके सैलरी मिलेगी, शाम को अपना बिजनेस। कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तो क्या वो अपना बिजनेस जो इस्टेब्लिश करेगा शाम में, रीजन तो उसका यहाँ पर आने का क्या है, एम्प्लॉयमेंट, लेकिन क्या वो शाम में बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकता है? कर सकता है। उससे इनकम अर्न कर सकता है? कर सकता है। क्या वो उस पर टैक्स लगेगा? हमने कहा ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो है ही उसकी पाकिस्तान सोर्स, ये तो फॉरेन सोर्स इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये एग्जेम्पशन किसी ऐसे बिजनेस पे भी अप्लाई नहीं होगी जो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश करके उससे वो पैसे कमा रहा है। क्या ये बात समझ आ गई है? गुड। अब आओ इसको पढ़ लेते हैं। कौन सा वाला? छठा पांचवा बेसिकली ये दोनों वो केसेस हैं, ये दोनों वो वाले केसेस हैं जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, लिंक्ड नहीं है, ये दोनों वो केसेस हैं कि जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है। जी, सैलरी पर एग्जेम्पशन क्यों मिलेगी? सैलरी तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है ना, सैलरी पे बिल्कुल एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। फॉरेन सोर्स इनकम पे एग्जेम्पशन मिलेगी। किस पे मिलेगी? जो पाकिस्तान में सैलरी कमा रहा है वो भी पाकिस्तान में टैक्स होगी, जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है वो भी पाकिस्तान में टैक्स होगा। ठीक है, वही बात। क्या? नहीं, क्या लिखा है? हाँ, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी हम पढ़ रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस पर, जो लोकल बिजनेस है उस पर नहीं लगेगा। ये वाली जो एग्जेम्पशन है ये सिर्फ एफएसआई पर है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई दूसरा बिजनेस अगर पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर ले तो उस पर नहीं है। बात समझ आ रही है? ये एग्जेम्पशन सिर्फ किस पर है? एफएसआई पर ही है। ऐसा नहीं है कि सैलरी के अलावा वो कोई भी और इनकम इस्टेब्लिश करे या कोई भी और इनकम अर्न करे उस पर ये एग्जेम्पशन लगा दो। नहीं नहीं नहीं, अगर कोई लोकल बिजनेस के थ्रू वो अर्न कर रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी पाकिस्तान में। सही, इसको पढ़ भी लेते हैं, पेज नंबर 6। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट एन इंडिविजुअल, एग्जेम्पशन किसको मिलेगी? इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्पशन मिलेगी उसको किस पर? इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज फॉरेन सोर्स इनकम विच इज नॉट ब्रॉड रिसीव्ड इन, जो पाकिस्तान में वो रिसीव ना करे। इफ ही इज रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट हो, ओनली बाय रीजन ऑफ, सिर्फ रीजन एम्प्लॉयमेंट के रीजन की वजह से, एंड ही इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 years। टैक्स ईयर नहीं है, अभी इसकी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, वही बात। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ये सेक्शन या इसकी एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी किन चीजों पर? बिजनेस एस्टेब्लिश इन पाकिस्तान बाय द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल। कोई बिजनेस अगर वो एस्टेब्लिश कर रहा है तो पहली बात तो ये वो फॉरेन सोर्स इनकम थोड़ी है, वो तो क्या हो जाएगी फिर उसकी? लोकल सोर्स इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम हो जाएगी। एंड एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट और रिसीव्ड इन पाकिस्तान बाय द पर्सन बीइंग एन। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि अगर वो पाकिस्तान में आया ही सिर्फ बिजनेस करने के लिए है तो क्या उसकी एफएसआई एग्जेम्प्ट होगी? हमने कहा फिर तो उसकी एफएसआई भी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, क्योंकि वो फिर इस सेक्शन की एग्जेम्पशन में फॉल ही नहीं करेगा। क्या ये बातें क्लियर हैं? अच्छा, अब इसकी छोटी सी एग्जांपल भी देख लो। मिसाल के तौर पर ये नॉर्मल टैक्स ईयर 23 है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर 23 है, जो कहां से शुरू हो रहा है? 1 जुलाई से शुरू हो रहा है और 30 जून 23 पे खत्म हो रहा है। और इधर आ गया वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, यहां से आ गया पाकिस्तान की। क्या डेट है? ये मिसाल के तौर पर 1 फ़रवरी से पाकिस्तान में आ गया, 1 फ़रवरी से पाकिस्तान में आ गया। तो हमने कहा ठीक है सर, इसको 3 साल कब होंगे? 1 साल, 2 साल, और 1 फ़रवरी से आया था तो हमने कहा यहाँ पर 31 जैन को, ऐसा ही है,
31 जैन 26, ऐसा ही है ना? चौबीस, 25, 26, 3 साल। अब जरा गौर से देखना, पाकिस्तान कब आया है? 1 फ़रवरी 2023 को। मुझे इतना बता दो कि इस शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाली एग्जेम्पशन, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाली एग्जेम्पशन कब अप्लाई होना शुरू होगी? आप बता दो। नाम क्या है? अब्दुल रहमान। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाली एग्जेम्पशन हम कब अप्लाई करें? तो हम नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 के अंदर ये वाली एग्जेम्पशन अप्लाई कर दें? अगर ये हाँ, सोनली फॉर द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, कर दें, अप्लाई कर दें ये वाली एग्जेम्पशन। आपका क्या ख्याल है बेटा, कर दी जाए? नहीं, 3 साल, अभी तो पहला साल है ना, लेकिन आया वो 3 साल के लिए, आया वो 3 साल के लिए है, तो 3 साल के लिए आया है। क्या लिखा हुआ है बेटा, समझे ना? डज नॉट एक्सीड, 3 साल से ज्यादा ना हो, 3 साल तक हो, ठीक है? 3 साल तक हो, 3 साल तक हो, तो 3 साल के लिए आया है। आप बता दें, आप बता दें, आखिरी वाला बच्चा। अच्छा, आखिरी वाला बच्चा तो बहुत लेट आया, तुम तो बहुत लेट आए ना? नहीं, तुम नहीं, तुम्हारे से पीछे वाला, तुम भी लेट आए हो ना? शुरू से थे? बताओ जरा। नॉर्मल टैक्स ईयर 2023 से अप्लाई कर दें ये वाली एग्जेम्पशन, ठीक है? आप बता दें, आप कर दें, कर दें, अप्लाई कर दें। और आप भी बता दो बेटा, कर दें अप्लाई? सर कर दें, हमारा क्या जाता है, हमारे थोड़ी जेब से पैसे लग रहे हैं, कर दें, आपको करना है तो सर इसमें क्या है, अप्लाई करने में थोड़ी पैसे लगते हैं। तुम बताओ क्यों नहीं करेंगे? यार नॉर्मल टैक्स ईयर में तो ये बेचारा मासूम बंदा रेजिडेंट है ही नहीं, ये रेजिडेंट ही नहीं है। ये वाली एग्जेम्पशन लगती ही किस पर है? देखो ना, देखो ना यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं चल रहा बेटा। आई कैप के ये तो मैंने कुछ भी, ये तो कुछ भी नहीं है। आई कैप एग्जाम के अंदर सवाल को हर पॉसिबल तरीके से घुमाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड हैं, आप रॉक स्टेडी रहोगे और ठीक करोगे। लेकिन अगर आपने इसको इंटरमेट्रिक का सवाल समझा और आपने बोला ये तो आसान सा सवाल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा सवाल है, उसके अंदर छुपी भी होगी कोई छोटी सी चीज, तो पहले साल में यानी कि टैक्स ईयर 2023 के अंदर तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैंने जानबूझ के धोखा देने के लिए STR लिखा था, ताकि आप STR समझो, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट समझो। ओ बेवकूफ बच्चों, ये रेजिडेंट है ही नहीं। दिन तो गिन लेते, इस टैक्स ईयर के अंदर इसके दिन कितने बनते हैं? 1 फरवरी से 30 जून तक के दिन गिन लो ना, 183 बनते हैं। वो गिनने भी बढ़िया, मैंने बोला था 1 जनवरी से भी 30 जून तक के दिन 183 नहीं बनते, तो 1 फरवरी से कहां से बनेंगे? वो गिन रहे, तो 1 फरवरी से तो कभी भी नहीं बनेंगे ना मेरे बच्चों, नहीं बनेंगे ना। जब 1 जनवरी से नहीं बनते तो 1 फरवरी से कहां से बनेंगे? तो ये तो रेजिडेंट ही नहीं है। टैक्स ईयर 2023 में तो ये रेजिडेंट ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये कौन से टैक्स ईयर में रेजिडेंट हो जाएगा? और रेजिडेंट होगा? सोच लो, ये पीछे से कुछ अलग नजर आता है क्या? तुम बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? जो तुम बोल रहे हो वही बताओ, क्या बोल रहे हो? रेजिडेंट नहीं होगा। अब जब ये 31 जनवरी को जा रहा है तो जुलाई से दिसंबर तक ही 184 दिन हो जाते हैं, जनवरी के तो 31 दिन और ज्यादा हो गए, तो रेजिडेंट हो गया ना। अगली क्लास से तू आगे बैठेगा, मैं तुझे बता रहा हूं, तू पीछे नहीं बैठेगा अगली क्लास से। ये पीछे डेज के अलग नजर आते हैं। ओ भाई, ये नॉर्मल टैक्स ईयर के अंदर कब जा रहा है? 31 जनवरी 2026 को इसकी वापसी का टिकट है। भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं इसके। 31 जनवरी को इसकी फ्लाइट उड़ गई, बल्कि फ्लाइट क्या उड़ गई, वहीं नारायण से गाड़ी पकड़ी, खुंजराब पास से निकल लिया चाइना। फ्लाइट के पैसे भी बच गए उसके।
समझ रहे हो बात? तो टैक्स ईयर 2026 के अंदर वो 31 जनवरी तक तो कहां था? पाकिस्तान में। तो जुलाई से दिसंबर तक ही 184 दिन हो जाते हैं। रेजिडेंट तो हो गया ये रेजिडेंट। ठीक है मेरे बच्चा। तो कितने साल, कौन कौन से सालों में इस वाली एग्जेम्पशन का फायदा उठा सकता है? इस साल में क्यों नहीं उठा रहा? जरूरत ही नहीं है, रेजिडेंट ही नहीं है। हम उससे फॉरेन सोर्स इनकम का सवाल वैसे ही नहीं पूछ सकते, हम वैसे ही उससे फॉरेन सोर्स इनकम का सवाल नहीं पूछ सकते। बात समझ आ रही है? तो सर हम मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल क्यों करें? सही सही एग्जांपल दिए मैंने। सर इस तोप का इस्तेमाल हम क्यों करें? एफबीआर वाला अगर आ रहा है हम उसको फूंक मार के उड़ा देंगे, भाई रेजिडेंट ही नहीं है, जाओ यहाँ से यार। हम रेजिडेंट ही नहीं है तो आप क्यों आ रहे हो भाई? जब रेजिडेंट होंगे तो हम इस तोप का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम बोलेंगे भाई आप हमारी फॉरेन सोर्स इनकम के बारे में ज्यादा छानबीन नहीं करो। है लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं है। पूछेगा, वो पूछेगा, रेजिडेंट हो तो पूछेगा, लेकिन आप उसको बोल दो भैया ये क्या है, एग्जेम्प्ट हो। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है? बातें क्लियर है सबको? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेक्शन 50 सबको समझ आ गया? देख लो पिछली अटेम्प्ट के अंदर सवाल इसी में से आया है, तुम ही लोगों से करवाऊंगा मैं। हाँ बोलते हुए सोच लेना। अगला क्या बेटा? आगे बेटा समझ आ गया? आगे चले। एग्जाम्पल तो लिख लो, जल्दी 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 लिख लो, वक्त का मुकाबला सख्त। पाकिस्तान का मैच भी है आज, पता है ना? पाकिस्तान का मैच है भाई, आज है ना? आज 2 मैच है वर्ल्ड कप के। हाँ आज तो वो एक जो एशियन गेम्स चल रहे हैं, दोनों में से कोई भी नहीं देखना है, पढ़ना है। वनडे वैसे भी कौन देखता है यार? क्रिक इन्फो के ऊपर स्कोर चेक करते रहा करो, जैसे 1-2 चौके छक्के पढ़ना शुरू हो जाए टीवी खोल के देख लो, फिर बंद कर दो। वनडे अब कौन देखता है भाई? देखो जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे ना वो सवालात में घूमेगा नहीं। एग्जामिनर सवालात में तबीयत से घुमाता है जितना वो मुश्किल कर सकता है, चाहे वो मैथ्स में घुमाए चाहे कॉन्सेप्ट में। लेकिन अगर आपने सब चीजें ढंग से समझी हुई है ना, ये पेपर आपके लिए हलवा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप कहीं भी रुकोगे नहीं, फंसोगे नहीं। प्रैक्टिस आपके पास सारे पास वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी अच्छी सी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपकी ग्रिप होनी चाहिए, याद होने चाहिए। ये पेपर तो बहुत आसानी से निकलेगा इंशाल्लाह। चलें जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, खत्म करना है सारा कुछ, खत्म करना है आज। बातें नहीं होंगी बेटा, ये बातें होती है ना, सब कुछ दिमाग से निकल जाता है, ये लीकेज हो जाती है, कॉन्सेप्ट की सारी लीकेज हो जाती है बातों से। कल या परसों का सबक था। ये कुछ थोड़ा सा ज़रा दीन की नॉलेज भी मैं हासिल कर रहा हूँ, आप लोग दुआ करें अल्लाह पाक इस्तकामत दे। तो कल या परसों का सबक था, उस्ताद साहब हदीस पढ़ा रहे थे और उस हदीस का मफहूम, मुझे पूरी हदीस तो याद नहीं आ रही, अल्लाह माफ़ करे, फिर पूरे दिन के मामलात में भूल जाते हैं। उस हदीस का मफहूम ये था, आधी हदीस का जो मफहूम याद आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा खैर पाने वाले लोग हैं ना, जो सबसे ज़्यादा खैर पाने वाले लोग हैं ना, उनमें एक वो है जो बहुत खामोशी इख्तियार करते हैं। कौन कह रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जो सबसे ज़्यादा खैर पाने वाले लोग हैं ना, उनमें एक वो हैं जो खामोशी। दूसरा मेरे ज़हन से निकल गया,
मैं इंशाल्लाह ताला पढ़ के आऊँगा, आपको इसका पूरा मफ़हूम भी बताऊँगा मैं। लेकिन खामोशी इख्तियार करना, आप सोचो कितना इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करो गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब करो, गैर ज़रूरी बातें, ख़ास तौर पर क्लास में बैठे हुए कोशिश करो फोकस्ड रहो। इधर उधर की बातें, अब मिसाल ले रहा हूँ मैं, आपने इधर उधर की बात छेड़ दी, यार कल मैं ये यहाँ गया था, वहाँ गया था, ये हुआ था, वो हुआ था, और आपका सारा कंसंट्रेशन इधर से हट गया, आपको उधर चले गया। बात समझ आ रही है? तो ये ना करो। बी फोकस्ड, बी वेरी 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 फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड ऑन वट एवर यू आर बीइंग टॉट। ठीक है, अगला, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, FSI of a returning expatriate। तो पहले वाली एग्जेम्पशन में हमने एक टर्मिनोलॉजी सीखी, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन होता है? इंडिविजुअल होता है, जो होता तो रेजिडेंट है, लेकिन वो आता है सोनली फॉर द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से ज्यादा का नहीं होता। याद रहेगी बात, उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। यहां पर एक और टर्मिनोलॉजी आ गई, क्या? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स। तो एक्सपैट्स का वर्ड हम आमतौर पर भी यूज करते हैं, जो पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं, एक्सपैट्रिएट्स। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, जो पाकिस्तान छोड़कर गए हैं और अब वापस पाकिस्तान और मुल्क की याद सता रही है, वापस आ रहे हैं। ठीक है, हमारे करीबी लोग हैं, अजीज लोग हैं। ठीक है, तो अब इनको भी किसी न किसी तरह की क्या मिल रही होगी? क्या मिल रही होगी? एग्जेम्पशन मिल रही होगी। एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं ना हम, एग्जेम्पशन मिल रही होगी, तो नाम से ही जाहिर है FSI ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, यानी कि कोई एक्सपैट होगा जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर गया होगा। ठीक है, UK चला गया होगा, US चला गया होगा, यूरोप चला गया होगा, और अब वो वापस आ रहा होगा। आजकल बहुत लोग जा रहे हैं छोड़ के, जिसको बोले यार मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं भी छोड़ के जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, बाहर जॉब हो गई, बाहर जॉब, यार इस मुल्क में क्या रखा है, हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छा है, जाएं, अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, खुश रखे। लेकिन बाहर जाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। अल्लाह ने हमको जो मुल्क दिया ना, इसमें बड़ी आज़ादी के साथ हम रह रहे हैं, बहुत सुकून के साथ हम रह रहे हैं। हम लाख नाशुक्री कर लें, हर कदम पर इंसान नाशुक्री का शिकार है, हर कदम पर। सर ये देखें ना कितनी महंगाई हो गई, ये देखें ना सर क्या चल रहा है, ये हुक्मरान कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। आपने शुक्र करना सीखा ही नहीं। आप अपने दादा से, आप लोगों के अगर दादा दादी नाना नानी हयात हैं, आप उनसे पूछें कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उन्होंने ज़िंदगी कैसी गुजारी, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपने अम्मी अब्बा से पूछें कि उन्होंने ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल्स की, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, क्या जितनी फैसिलिटीज़, जितनी आसाइशें, जितनी सहूलतें आपको आज मैसर हैं, क्या उनको मैसर थीं? तो आपके अब्बा आपको बताएंगे नहीं बेटा, तुम तो आज गाड़ी में जा रहे हो, बाइक ले लिए तुमने, बाइकिया में जा रहे हो, हम तो पैदल सफ़र करते थे, हम तो स्कूल कॉलेज बस में सफ़र करते थे, हम तो पैदल जाते थे। ठीक है, आज जो तो पूरी पूरी रात AC में बैठ के पड़ा रहता है, सोया रहता है, हमारे टाइम पर तो AC भी नहीं था। बात समझ आती है? और बहुत सी चीज़ें जो आपको बताएंगे। तो आज अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को देखें, आज हम अपने रहन सहन को देखें, उन फैसिलिटीज़ को देखें जो अल्लाह पाक ने हमें अता कर दी हैं, आज हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं जो वक्त के बादशाहों के पास भी कभी नहीं रही होंगी, वक्त के बादशाहों के पास भी नहीं रही होंगी। सोचो तुम, वो हवा करने के लिए भी उन्होंने बांदियां रखी हुई होती थी, वो पंखा जैसे चलती थी, पंखा चलाती थी। आज क्या है सर, AC खोल लिया हमने, सुकून से सो गए। और सफ़र करना होता था मुल्कों, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता था, वो जाते थे बोल के जाते थे पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे। घोड़ों पर, ऊँटों पर सफ़र होता था। एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र करना है, 4 महीने जाने में लग रहे हैं, 4 महीने आने में लग रहे हैं। रास्ते में काफिले लूटे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। अब क्या है, अरे यहाँ से
सऊदीया जाना है, 1.25 घंटे की फ़्लाइट है। आपके मेरी अब तो मेरे नाना नानी दादा दादी अल्लाह को प्यारे हो गए सब, लेकिन हमें नानी बताती थी कि जब मैंने पहला हज किया था तो बहरी जहाज़ पे किया था। पानी वाले जहाज़ चलते थे पहले, जो पाकिस्तान से जाते थे सऊदी अरब। एंड यू कैन नॉट इमेजिन कितना टाइम लगता होगा। 2 महीने जाने में 2 महीने आने में लगते थे, 1.5 महीना जाने में 1.5 महीना आने में लगता था। सोचो यार, हज पे लोग जाते होंगे, बोलते होंगे भाई आप वापस आए नहीं आए पता नहीं कुछ। अब क्या सीन है, 3 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से डायरेक्ट जद्दा से डायरेक्ट 3 घंटे की फ़्लाइट कराची। कैसी सहूलतें दे दी अल्लाह पाक ने ना, कितनी आसानी दे दी हमें। बैठे होते हैं, कुछ खाना होता है, टक फूड पांडा से ऑर्डर किया, हाँ सामने हाजिर। ऐसा हो गया ना जैसे जिन का बच्चा आ गया कोई हमारे, अरे खाना ला दो, ठक आधे घंटे में खाना हाजिर। क्या ख्याल है, ये बाइकिया की सहूलत, करीम बाइकिया कितना आसान हो गया, टक क्लिक किया। यानी कि वी कैन नॉट इमेजिन द लग्जरीज, द फैसिलिटीज, द एमिनिटीज विच अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ ब्लेस्ड अस विथ। अगर हम सोचना शुरू करते हैं तो हम शायद सजदे से अपना सर ना उठा सकें कि अल्लाह पाक आपने तो हमें क्या क्या नेमतें दे दी हैं यार। हम जैसे गुनहगारों को, हम जैसे नाफरमानों को जो हर वक्त आपकी नाफरमानी में लगे रहते हैं, जो ना वक्त पर नमाज पढ़ रहे हैं, जो हर वक्त अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल में, टीवी में, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। आज देखो हर बंदे के मुंह से गालियां निकलती हैं, हर बंदे के मुंह से गालियां निकल रही होती हैं। ऐसे ही है कि नहीं है? एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हसद रख रहे हैं, बुग़्ज़ रख रहे हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं। नाप तोल में कमी कर रहे हैं, ठीक है, फहाशी में हम मुब्तला हैं, नाप तोल में कमी हम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे वो गुनाह हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने पिछली कौमों के ऊपर अजाब नाजिल किए और उनको तबाह कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन हम मज़े से फिर से ठाठ से रह रहे हैं, सूद में हम मुब्तला हैं, उसके बावजूद भी हम इतने मज़े से रह रहे हैं। अल्लाह का करम नहीं तो क्या है, अल्लाह का करम नहीं तो क्या है। और फिर बाहर जाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है भाई, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपनों से दूर जा रहे हो आप, पहली बात अपने माँ बाप को छोड़कर जाना। मैं तो शुरू से मुझे बाहर नहीं जाना था, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी, मैंने कहा क्या फ़ायदा बाहर जाकर। इंसान की ज़िंदगी कितनी है, 60-70 साल। हाँ, बाहर अगर आप जाओ, आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, यहाँ पर आप कमा नहीं पा रहे हो, बैठे हुए हो, जॉब नहीं मिल रही है, पैसे नहीं कमा पा रहे हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप ऐसे प्रोफेशन के अंदर हो कि अगर आप वंस यू आर डन विद दिस, अल्लाह के फजल से पैसों की कमी तो नहीं होगी इंशाअल्लाह, कमी तो नहीं होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा की हिर्स कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी कि अगर एक बंदा महीने के 25 लाख रुपए भी कमा रहा है और आप उससे पूछो कि यार अब तो इनफ कमा रहा है कि नहीं, तो बोलेगा यार इसमें मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। आप 50 लाख वाले से पूछोगे यार आर यू अर्निंग इनफ, अब मजीद की तो ख्वाहिश नहीं है तुमको? नहीं यार मेरे तो अभी 10 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं। पागल, ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो पीनट्स हैं, ये तो मेरे बच्चे उड़ा देते हैं। तो अपर कैप तो किसी के लिए भी नहीं है, अरबपति के लिए भी अपर कैप नहीं है। हमारे सियासतदान सारे अरबपति हैं, इनके लिए अपर कैप है कोई? और चाहिए और चाहिए और चाहिए, हवेस 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 हवेस, ये खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ कब्र की मिट्टी फुल कर सकती बस। तो अगर आप रीजनेबल कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, खा रहे हो, घर वालों को, बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को पाल सक रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, खा रहे हो, अल्लाह पाक ने आपको हिफाजत के साथ, आफियत के साथ रखा हुआ है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं, जब उनसे मुलाकात होती है, उनसे बात होती है, जब उनसे मैं डिस्कस करता हूँ, अरे यार इतनी सहूलत है, इतनी आसानी है यार, मतलब तू क्यों नहीं आ जाता यार, ट्राई कर। अच्छा, वहाँ पे अजान की आवाज़ आती है नमाज के टाइम पे? नहीं यार वो नहीं आती, अजान की आवाज़ नहीं आती, जाहिर सी बात है वो इस्लामिक कंट्रीज़ थोड़ी हैं, अजान की आवाज़ नहीं आती, नमाज हो रही है नहीं हो रही कुछ नहीं पता, जुम्मा ऐसा भी नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लोग होते हैं नेक अल्लाह वाले होते हैं, लेकिन वो बहुत गिने चुने होते हैं। अदरवाइज़ उनको पता ही नहीं है नमाज भी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, टाइम गुजर गया, कज़ा भी करनी है नहीं करनी है, ख़त्म भाई। वहाँ का माहौल कैसा, वहाँ पर कोई थोड़ी है
रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थोड़ी हैं। चलो आप अगर ईमान के साथ आफियत के साथ रह भी लिए, क्या आपके बच्चे वहाँ पे तो बच्चों को थप्पड़ मारो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, भाई अम्मा अब्बा को ले जाओ उठा के, दिमाग घूम गया इनका, मार रहे हैं हमें, ठीक है। और हमारा दीन क्या कहता है, भाई आप औलाद की तरबियत के लिए उन पर सख्ती करो, वहाँ पर सख्ती करो, जेल में जाओ वहाँ फिर सब। तो बेसिकली आपको यही नहीं पता होगा कि एक, दो या तीसरी नस्ल आपकी वहाँ पर मुसलमान भी रहेगी या नहीं रहेगी। उसको कलमा भी आता होगा या नहीं आता होगा, उसको सिर्फ नाम तो इस्लामिक होगा शायद, लेकिन उसको कलमा भी नहीं आता होगा, ठीक है। तो पैसा 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 सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है पैसा। और जितनी आसाइशें, देखो इंसान को इतनी आसाइशें यहाँ मिल गई हैं, मतलब आप और क्या सोचोगे यार मेरे पास और क्या हो, अल्लाह पाक ने सब कुछ तो दिया है। अब ज़रा अगर हम ईमानदारी से जी लें तो हमारा मुल्क भी शानदार बन जाएगा। क्या ख्याल है? सोच का फ़र्क है ना, सोच का फ़र्क है। ईमानदारी किस में नहीं है? हम में नहीं है, तो हालात बुरे हैं, तो हम ही क्यों ना सही हो जाएं। यही हम होते हैं जो दूसरे ममालिक के अंदर ईमानदारी भी कर रहे होते हैं, 2 नंबरी से बच भी रहे होते हैं, क्योंकि छापा पड़ेगा सब बंद हो जाएगा, इल्लीगल माल हम नवा नहीं बेचेंगे, हम वहाँ ट्रैफिक की भी पाबंदी करेंगे, सारे रूल्स लॉज रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। बात समझ आ रही है? ये हम ही होंगे तो यहाँ भी अच्छे हो सकते हैं हम। क्या ख्याल है? बात समझ आती है? और ऐसा नहीं है कि मुल्क, भाई मुल्क में तो अल्लाह पाक ने क्या कुछ नहीं रखा, इतने ख़जाने रखे हैं, इतने ज़खायर रखे हैं कि सोच है आपकी, सोच है आपकी। लोग ईमानदार नहीं है ना, हम ईमानदार नहीं, लोग से मुराद हम ईमानदार नहीं है यार। मतलब अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अल्लाह पाक के लिए क्या मुश्किल है कि यहाँ हम ड्रिलिंग करें और हमारे पास भी तेल निकला है? मुश्किल है कोई? गैस हमारे घरों में आती है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं घरों में नहीं आती गैस, सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, हमारे घरों में आती है ना गैस, आ रही है, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में जाओ गैस इस तरह से नहीं होती, घरों में ऐसे नहीं आती गैस, सिलेंडर्स में मिलती है, पैसों से मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। हमारे यहाँ कैसे आ रही है गैस? अल्लाह दे रहा है ना। कौन दे रहा है? इंसान दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। सऊदिया के पास तेल किसने दिया है? अल्लाह पाक ने दिया है। सऊदिया के पास, दुबई के पास, अब इनके पास तेल कहाँ से है? तो क्या अल्लाह के बस में ये नहीं है कि हम भी, हमारी ज़मीन से भी तेल ऐसा निकला है, हमारी ज़मीन से भी ऐसे ख़जाने निकल हैं, ऐसे कितने सोने निकल रहे हैं भाई, कैसे कैसे प्रेशियस स्टोन्स निकल रहे हैं हमारे पहाड़ों से, कितने ख़जाने हैं। बात समझ आ रही है? तो बात तो ये है कि हम अच्छे हो जाएं, हम अच्छे हो जाएंगे तो मुल्क अच्छा हो जाएगा। और अगर हम नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह पाक की पकड़ तो आती रहेगी। देखो बात यही है ना, सूद लेना किसने मना किया? अल्लाह पाक ने मना कर दिया ना, अल्लाह और उसके रसूल ने मना कर दिया, सूद लोगे अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। तो अब बाकी जो जितने भी कंट्रीज हैं वो सूद लेते रहे, लेकिन अगर मुसलमान सूद लेगा तो उसकी पिटाई होगी, बाकी सूद लेंगे उनकी पिटाई नहीं होगी शायद। मुसलमान सूद लेगा, बोलेगा आप तो अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले थे ना, आप क्यों सूद ले रहे हो भाई? पिटाई। आर यू गेटिंग दिस? हम अच्छे हो जाएं तो चीज अच्छी हो जाए। तो इसी तरह के ये कोई भाई थे जो चले गए थे, मुल्क छोड़ के चले गए थे, यूके में, यूएस में चले गए थे, ठीक है, कई साल गुजारे, पैसे भी कमाए ठीक ठाक, और उसके बाद जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हुए, उसके बाद अम्मा अब्बा को छोड़ छाड़ के चले गए। मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, मिस्टर ए की मिसाल दे रहा हूँ मैं। उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तो भाई तू गया ही क्यों था? अब याद आ रहा है कुछ नहीं रखा। अब जब पैर कब्र में लटक रहे हैं, अब याद आ रहा है इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, इसने तो हमारे बच्चे भी हमसे छीन लिए। वहाँ का यही इन्वायरमेंट है ना भाई, वहाँ पे कोई फैमिली सिस्टम थोड़ी है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, आप फैमिली सिस्टम है, आपके चाचा, मामू, ताया, खाला, कजन्स, उधर ये थोड़ी फैमिली सिस्टम थोड़ी है। उधर तो माँ बाप बच्चों से दूर भागते हैं, बच्चे माँ बाप से दूर भागते हैं, ठीक है, और माँ बाप बच्चों से दूर भागते हैं। वहाँ पर ऐसे फैमिली सिस्टम थोड़ी है। यहाँ पर आपने आपकी दादी दादा को देखा होगा, आपकी नानी नाना को देखा होगा, वो किस तरह से आपसे मोहब्बत करते थे। वहाँ पर ऐसा सीन ही नहीं होता। वहाँ पर ऐसा सीन ही नहीं होता। वहाँ पर मेरे कजन्स हैं ना बाहर,
आते हैं ना कभी, मैं उनसे पूछता हूँ आपके बच्चों की शादी वादी होगी, क्या होगा फिर, कैसे होगा? भाई खुद कमाए, पहले अपना घर ढूंढे, शादी करे, अपनी बीवी को अलग रखे। भाई हम नहीं रखेंगे उसको अपने साथ, बच्चे को। मतलब वहाँ के पेरेंट्स भी रखें। बात समझ आ रही है? और यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो मुझसे ज़्यादा फिक्रमंद मेरे अम्मा अब्बा हो रहे होंगे, मुझसे ज़्यादा फिक्रमंद मेरे अम्मा अब्बा हो रहे होंगे। बात समझ आ रही है? और वहाँ से मेरे कज़न आते हैं, बोलता हूँ भाई आपके बच्चे बड़े हो गए, माशाल्लाह शादी वादी करेंगे आप, क्या होगा, कैसा, कितना घर है, और दूसरा घर लेना, और दूसरा घर और क्या भाई, ये अपना अलग रहेंगे, अपने अलग घर में रहेंगे। भाई हम थोड़ी, इनके बच्चे हम थोड़ी भी हम संभालेंगे। तो देयर इज़ नो फैमिली सिस्टम, कोई फैमिली सिस्टम नहीं है, कोई फैमिली वैल्यूज़ नहीं है, या शेख अपनी अपनी वहाँ पे, ऐसा होता है सीन। ठीक है, तो बाहर तौर इसी तरह से 40-50 साल गुजारने के बाद उनको ख्याल आया होगा कि अपना मुल्क पे वापस चलते हैं, यहाँ पे क्या रखा है। तो वो आ गए होंगे यहाँ पे, मिस्टर ए वापस आ गए। अब मिस्टर ए वापस आ गए तो मिस्टर ए जैसे ही वापस आए तो और उनको 183 डेज़ हो गए। जैसे ही उनको 183 डेज़ हुए, उनको मोबाइल पे मैसेज रिसीव हुआ, वेलकम टू पाकिस्तान, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू हैव नाउ बिकम अ रेजिडेंट पर्सन। यार कितने अच्छे हैं हमारे मुल्क वाले, देखो मैसेज पे भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, साथ में FBR वाले का फ़ोन भी आ गया, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके मुल्क वापस आ गया, हमें आपको बताना था आप रेजिडेंट हो गए। यार ज़बरदस्त। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि नाउ यू आर टैक्सेबल ऑन योर वर्ल्ड ओवर इनकम। पाकिस्तान में जो कमा रहे हो वो तो टैक्स दो ही दो, वो जो तुमने USA में जो 2-3 तुम्हारे बैंक अकाउंट चल रहे हैं उसमें तुम्हारी जो सूदी इनकम आ रही है, जो तुम वहाँ पर तुम्हारे जो 2-4 फ्लैट हैं उस पर रेंटल इनकम आ रही है, ज़रा उसका भी टैक्स कहाँ दोगे अब तुम? वेलकम टू पाकिस्तान। मैं कहा ये तो ज़बरदस्त चीज़ हो गई टैक्स वालों के लिए, और ये बहुत बुरा हो गया उन बेचारों के लिए जो वापस पाकिस्तान आए थे, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट थे। तो हमने कहा सर ये ज्यादती हो गई, अंकल के साथ ज्यादती हो गई, थोड़ा हल्का हाथ रखें, थोड़ी कोई उनको लेवरेज दें, थोड़ा कोई उनको एग्जेम्पशन वगैरह निकालें, ढूंढ के निकालें। हमने कहा ठीक है हम निकालते हैं, उनके लिए एग्जेम्पशन निकालते हैं, खास अंकल के लिए सेक्शन 51 चाहिए। तो आओ देखते हैं ये एग्जेम्पशन किसको मिलेगी भाई। ये एग्जेम्पशन मिलेगी इंडिविजुअल को। क्या हर इंडिविजुअल को मिलेगी? हमने कहा उसको मिलेगी जो कौन होगा, ग्रीन पासपोर्ट वाला, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो वापस आ रहा है, उसकी बात हो रही है। सही है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो एक्सपैट्रिएट था, पाकिस्तान छोड़कर चला गया था, अब वो वापस आ रहा है। अच्छा भाई, और किसको मिलेगी? जो रेजिडेंट है। और नॉन रेजिडेंट रहा इन 4 प्रीसीडिंग, जो करंट ईयर में रेजिडेंट है और जो पिछले 4 टैक्स ईयर्स में क्या रहा। तो जब वो यहां होगा ही नहीं तो पिछले 4 टैक्स ईयर्स में तो जाहिर सी बात है कि क्या ही होगा, वो नॉन रेजिडेंट ही होगा, क्योंकि वो तो बेचारा बाहर से आया है ना, तो 4 टैक्स ईयर्स में नॉन रेजिडेंट होगा। तो अगर ये वाले क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाते हैं, अगर ये वाले क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाते हैं तो देखो जरा क्या होगा। इस FSI शैल बी, हमने कहा फिर सर इसकी FSI शैल बी एग्जेम्प्टेड। किन सालों में? हमने कहा सर इन फर्स्ट ईयर ऑफ बीइंग रेजिडेंट। ये लॉ के अल्फाज नहीं लिख रहा, मैं अपने अल्फाज लिख रहा हूं समझाने के लिए, ये आप भी लिख लेना, याद करने में आसानी होगी। लॉ के अल्फाज जो लिखे हुए हैं उसका मतलब भी यही है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा और समझाने की गर्ज से ऐसा लिख दिया ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। अभी पहले समझा लूं, फिर समझाने दो, फिर तुम जो सवाल करना। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये मिस्टर अब्दुल्ला हैं और ये है नॉर्मल टैक्स ईयर 2025, मिसाल ले रहा हूँ। स्टार्ट कब से हो रहा होगा? 1 जुलाई
24 से स्टार्ट हो रहा होगा और कहाँ ख़त्म हो रहा होगा? 30 जून 2025 पे ख़त्म हो रहा होगा। और हमने कहा कि वो इधर कहीं 15 जनवरी 25 को पाकिस्तान आ गया मिस्टर अब्दुल्ला। ठीक है, मिस्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान आ गया। अब आप मुझे बता दो, आप मुझे बता दो, ये जो हमने लिखा है इसके हिसाब से किन 2 सालों में उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी? 25 और 25 और 26 में 26 और अब इसको फिर पढ़ते भी हैं और अप्लाई भी करते हैं। हमने कहा सर ये एग्जेम्पशन मिलेगी किसको? जो इंडिविजुअल होगा, जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होगा, ग्रीन पासपोर्ट वाला होगा। किस करंट है, करंट ईयर में क्या है? रेजिडेंट है। तो ये लॉ अप्लाई ही हम किस साल करेंगे? जिस पहले साल वो, ये लॉ हम अप्लाई ही उस साल करेंगे जिस पहले साल वो रेजिडेंट बनेगा। लेकिन अगर जिस साल वो रेजिडेंट बन नहीं रहा तो क्या हमें ये तोप अप्लाई करने की जरूरत है? मच्छर को तोप से नहीं मारेंगे हम। टैक्स ईयर 2025 में क्या वो रेजिडेंट बन रहा है? नहीं बन रहा। 15 जैन को आ रहा है तो टैक्स ईयर 2025 में तो वो रेजिडेंट ही नहीं बना। जब वो रेजिडेंट ही नहीं बना तो हमने कहा उसकी एफएसआई तो हम वैसे ही पूछ ही नहीं सकते। तो वो रेजिडेंट कौन से साल में बनेगा? हमने कहा सर NTY 26 नॉर्मल टैक्स ईयर 26 में और नॉर्मल टैक्स ईयर 27 में। ये पहला साल होगा इसका रेजिडेंस का और ये दूसरा साल होगा रेजिडेंस का। फर्स्ट ईयर ऑफ बीइंग रेजिडेंट एंड सेकंड ईयर ऑफ बीइंग रेजिडेंट। तो हमने कहा सर इस साल इसकी एफएसआई एग्जेम्प्ट होगी और इस साल इसकी एफएसआई एग्जेम्प्ट होगी। क्या कंडीशन क्या है कि पिछले 5 सालों में क्या हुई है? सॉरी, पिछले 4 सालों में क्या हुई है? नॉन रेजिडेंट। तो नॉर्मल टैक्स ईयर 25 में तो ये एनआर है, नॉन रेजिडेंट है। इसका मतलब कि ये 24 में भी क्या होना चाहिए? ये भी नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। फिर नॉर्मल टैक्स ईयर 23 में भी क्या होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट। और नॉर्मल टैक्स ईयर 22 में भी क्या होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट। तो अगर ये 25, 24, 23 और 22 इन 4 सालों में नॉन रेजिडेंट रहा तो अब पहला साल ऑफ रेजिडेंस कौन सा हुआ उसका? 26। तो 26 में और 27 में जो भी उसकी एफएसआई आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। अच्छा, लेकिन अगर वो एफएसआई को पाकिस्तान में रिसीव कर ले तो फिर हम क्या करेंगे? बट टैक्स ट्रीटी की बात कहां से आई? टैक्स ट्रीटी नहीं लग रही तभी तो ये वाली एग्जेम्पशंस पर आ रहे हैं हम। अगर टैक्स ट्रीटी लग रही होती तो इस पे आते क्यों? अगर उसने फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में रिसीव कर ली, ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान, तो क्या करेंगे? हमने कहा वो ब्रॉड रिसीव्ड वाली बात मैंने शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के साथ लिखी थी, इधर लिखी है। तो जिधर लिखी हुई नहीं है तो उधर अप्लाई क्यों करनी है? जिधर लिखी हुई नहीं है उधर बच्चे क्या करते हैं? 80% बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। सर ने बोला था ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान हो गई ना अगर, फिर टैक्स लग जाएगा। अरे भाई वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के साथ बोला था। अब वो बोला था तो जिंदगी भर के लिए हर जुमले के साथ थोड़ी बोला है उसको। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट के साथ बोला है। वो वाली कंडीशन, वो वाली बात शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में लिखी हुई है, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट में थोड़ी लिखी हुई है। भाई रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वाला बंदा, अब इसने 2026 के अंदर मिसाल के तौर पर इसकी यूएसए में कोई रेंटल इनकम आई $2000, अब वो $2000 इसने पाकिस्तान मंगवा लिए तो क्या वो टैक्स हो जाएंगे? वो टैक्स नहीं होंगे। क्या ये बात याद रहेगी? जो बात जिधर लिखी हुई है वो उधर ही याद करनी है, मिक्सअप नहीं करना है, खिचड़ी नहीं पकानी है। क्लियर है बात? पढ़ लेते हैं इसको। इफ एन इंडिविजुअल citizen of Pakistan यानी कि returning expatriate is resident in the current tax year but was non-resident in the 4 preceding tax years,
His foreign source income shall be exempt in the current tax year and in the following tax year. ठीक हो गई बात? समझ आ गई? किसी को समझ में नहीं आई तो मुझे पूछ लो, आगे बढ़ूंगा मैं। आसान बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। क्लियर है बेटा? किसी का कोई सवाल? ये अभी नहीं बता रहा मैं आपको, ये इंशाल्लाह जितने टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, ये सारे टॉपिक्स में यही होगा। सारे बच्चों से पूछूंगा, कोई सवाल इक्का दुक्का का आएगा, उसके बाद पूछूंगा कोई सवाल, किसी का कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट आता है 40%, 100% नहीं आता, पता नहीं क्यों। सबको सब समझ आता है, फिर भी रिजल्ट आता है 40%। इसका मतलब कि आप लोगों की मेहनत के अंदर कितनी कमी रह जाती है कि सब कुछ समझ आने के बावजूद भी पेपर जिनका रुकता है, पेपर रुक जाता है, क्योंकि घर जाकर मेहनत ही नहीं होती है। घर जाकर ना रिवाइज होता है ना प्रैक्टिस होती है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, देखो मैं तो हर अटेम्प्ट में पढ़ाता हूँ, मेरी तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, मुझे तो जुबानी याद हो जाते हैं सवाल। लेकिन क्या मेरी प्रैक्टिस से आपका पेपर निकलेगा? मेरी प्रैक्टिस से मेरा बैच निकल जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पास नहीं होंगे तो मुझे बहुत दुख होता है। आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं अगर एक सवाल यहाँ पर बोर्ड पे कर रहा हूँ, आपको घर जाके वो दोबारा करना है। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको अपने हाथों से करना है। मैं सवाल अगर बोर्ड पे करा दूंगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कर लिया वो सवाल। बच्चे खुश, सर वो आप करा दें सवाल। अरे भाई हम तो करा देंगे, तो पेपर किसने करना है? पेपर तो आपने करना है। उसूलन तो होना ये चाहिए कि अगर 2 सवाल 3 सवाल मैंने करा दिए, तो अब घर जाके ज़रा 5 सवाल आप भी तो करो, ये भी तो पता लगे आपको कितना आया। कर देने को मुझे करने में कुछ नहीं है, बट दिस इज नॉट माई टेस्ट। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एंड इफ यू आर क्लेमिंग दैट नाउ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, 3 सवाल आपको अच्छे से समझ आ गए, सो द टेस्ट ऑफ योर क्लेम इज that you practice other 5 questions and see whether you are able to complete those questions or not. तो ये आपका क्लेम कितना सक्सेसफुल है। मुझे अपना क्लेम थोड़ी दिखाना है कि मुझे आते हैं सवाल, मुझे तो आते हैं भाई। Are you getting this? अच्छा, अभी हम करेंगे बहुत सारे पास वाले सवाल इंशाल्लाह। तो क्या ये मैं रब कर दूं? अगली हेडिंग पढ़ो, क्या लिखी हुई है? फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अभी तक जो 2 पॉइंट ऊपर लिखे हुए थे और इसके अंदर एक फर्क छोटा सा अगर कोई मुझे बता दे। वेरी गुड। ऊपर के दोनों पॉइंट्स में हमने बात की थी फॉरेन सोर्स इनकम की। फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? फॉरेन सोर्स सैलरी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहां पर हम जो बात करेंगे वो सिर्फ किस पर एप्लीकेबल होगी? सैलरी पर। लेकिन हम में से नहीं, आप में से ऐसे बेवकूफ बच्चे होंगे जो इस एग्जेम्पशन को सारी इनकम पे लगा देंगे। दे मार्क्स 4.5। सर ने पढ़ाया था भाई, सर ने तो पढ़ाया था, लेकिन सर ने ये भी बोला था कि ये सिर्फ सैलरी पर लगती है एग्जेम्पशन। सर ने तो पढ़ाया था। इल्जाम डायरेक्ट सर पर। सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। ये तो अल्लाह का शुक्र है टेक्नोलॉजी का, आज लेक्चर रिकॉर्ड हो जाते हैं भाई। नहीं, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं था, ये तो सर ने बताया ही नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र है कैमरे में हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो नहीं 2-3 अटेम्प्ट पहले क्या, 3 अटेम्प्ट पहले की बात है, पेपर में सवाल आ गया था एक थ्योरी का। तो जिस दिन पेपर था उसी दिन या उसके अगले दिन मैं कैंपस में था, तो एक खातून लाइब्रेरी से निकली। तो मैंने कहा बेटा पेपर कैसा गया? सर बहुत अच्छा पेपर गया सर मेरा, बहुत अच्छा। तो मैंने कहा सब कर लिया आपने, सब ठीक हुआ? हाँ सर, बस वो थ्योरी के अंदर एक सवाल था सेक्टोरल बेंचमार्क वाला, वो आपके हैंडआउट में नहीं था। मैं बोला अच्छा, मेरे हैंडआउट में नहीं था? ओह, किताब है आपके पास? हैंडआउट है आपके पास? नहीं सर वो तो नहीं है। मैंने बोला रुक जाए, मेरे पास ज़रूर है, सेलफोन के, मेरे पास सेलफोन के अंदर है। मैंने टक करके खोला, मैंने कहा देखो बेटा ये रहा सेक्टोरल बेंचमार्क, मेरे तो हैंडआउट में नहीं था, कहाँ से आया? ओ सर वो मैं देखना भूल गई। पहला जुमला क्या था? सर वो हैंडआउट में था ही नहीं, तो हमने पढ़ाई नहीं।
भाई आप एब्सेंट हो गए, आपने हैंड आउट नहीं देखे, तो सबसे पहला क्या जुमला है? सर ने पढ़ाया। चल अच्छा भाई, खैर, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। इसको समझाने के लिए मैं एक केस बनाता हूं कि केस आमतौर पर किधर फायदा देता है, फायदा किधर देता है ये केस, क्या केस हो सकता है कि ये आपको फायदा दे, क्योंकि जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं ना ये टैक्स पेयर के फायदे की बातें, ये आपको पता होनी चाहिए। टैक्स पेयर का बेनिफिट, एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन एग्जेम्पशन, काफ़ी लोगों के साथ ये केसेस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता कि ये एग्जेम्पशन लॉ में अवेलेबल है। फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, सुनना जरा, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो एग्जाम्पल समझोगे तो फिर ये एग्जेम्पशन सही से समझ आएगी। फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक रेजिडेंट है, एक बंदा रेजिडेंट है और इसकी क्या आ रही है? फॉरेन सोर्स सैलरी आ रही है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इधर यहां तक नहीं, बल्कि यहां तक नहीं, यहां तक कोई बंदा था मिस्टर ए, मिस्टर ए, और ये रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट नहीं है। अगर तो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट होता तो हम इस पे रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वाली एग्जेम्पशन लगा देते। ये रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट नहीं है, ये यूएसए गया था पिछले 2 साल, ये वाला साल इसने यूएसए में गुजारा और ये वाला भी यूएसए में गुजारा, और ये यहाँ से नया टैक्स ईयर शुरू हो गया 1 जुलाई 23 से 30 जून 24, और इसने ये वाला पोर्शन भी किधर गुजारा? यूएसए में गुजारा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट कर रहा था। इसको ख्याल आया मेरा अपना मुल्क तो अपना है, वापस आ गया। अच्छा भाई, तो अच्छा ठीक है भाई, मुल्क तो आपका अपना है, जब आपका मुल्क अपना है तो आप जैसे ही रेजिडेंट बन जाते हो, हम भी यही कहते हैं आप हमारे अपने हो भाई, यू आर टैक्सेबल फॉर योर वर्ल्ड ओवर इनकम, हम भी यही कह रहे हैं आप अपने हो हमारे। तो यूएसए के अंदर अब मिसाल के तौर पर ये वापस आया 1 दिसंबर 23 को, 1 दिसंबर 2023 को वापस आ गया। पहला सवाल, क्या ये नॉर्मल टैक्स ईयर 24 में रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? नॉन रेजिडेंट वाला कौन है ये? फिर से देख ले भाई, फिर से देख ले। नॉन रेजिडेंट वाले जितने लोग हैं वो पहले फिर से गौर से डेट्स देख लें भाई, फिर मैं आगे चलूंगा। रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंट है भाई, रेजिडेंट है, ठीक होगी बात। तो हमने कहा कि इस साल में वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। यूएसए में रहा है 1 दिसंबर से पहले, 1 दिसंबर को पाकिस्तान में आ गया। 1 दिसंबर को कहाँ आ गया? पाकिस्तान में आ गया, ठीक होगी बात। उसके बाद से पाकिस्तान में रह रहा है, तो ये रेजिडेंट बन गया। अब ये यूएसए के अंदर क्या कमाता होगा? सैलरी इनकम कमा रहा था, और बेचारे की कोई इनकम नहीं थी। और अभी हम बात भी सिर्फ किसकी कर रहे हैं? बाकी किसी इनकम की बात हम नहीं कर रहे। बाकी कोई इनकम अगर है तो उस पर ये वाली एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी, वो फिर टैक्स होगी भाई हमारी बला से। अभी हम सिर्फ किसकी एग्जेम्पशन देख रहे हैं? फॉरेन सोर्स। तो ये यूएसए में इनकम कमा रहा था, कितने महीने यूएसए में गुजारे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने गुजारे। और 5 महीने में उसकी सैलरी थी मिसाल के तौर पर $5,000 पर मंथ सैलरी थी, तो कितने हो गए? $25,000। और $1 मिसाल के तौर पर 250 रुपए का, कितने हो गए? 280 ले लो, चलो 280, 280 कितने हो गए बेटा? 70 लाख रुपए।
और लेकिन ये है क्या, सैलरी, फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स सैलरी। तो हमने कहा भैया आप रेजिडेंट हो गए हो, रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर वर्ल्ड ओवर इनकम। तो अब आपने ये जो फॉरेन सोर्स सैलरी कमाई है उस पर हमें यहां पर क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, और होना भी चाहिए। लेकिन सैलरी के केस में एक खुसूसी एग्जेम्पशन हासिल है। क्या? हमने कहा सर सैलरी वाला बेचारा मजलूम आदमी होता है, ठीक है, ऑफिस के अंदर बॉस पीसता है, घर में बेगम, तो वो मजलूम आदमी है। मजलूम आदमी के लिए आप कोई एग्जेम्पशन निकालें, इस बेचारे के लिए कोई एग्जेम्पशन निकालें आप। और सैलरी वाला बंदा वो होता है बेचारा जो टैक्स से बच भी नहीं सकता किसी तरह से। मतलब मैं होऊंगा ना, मैं टैक्स में 2 नंबरी कर लूंगा, कोई बिजनेस वाला होगा वो 2 नंबरी कर लेगा। जो सैलरी वाला होगा ना वो टैक्स में 2 नंबरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि विदहोल्डिंग हो जाती है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है उसका टैक्स काट लेना। अब वो बेचारा एम्प्लॉयर उसको सैलरी देता ही टैक्स काट के, 2 नंबरी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो जो सैलरी वाला तबका होता है ना वो सबसे ज्यादा टैक्स कंप्लाइंट तबका होता है, सही है। तो सैलरी वाले के लिए यहां पर एग्जेम्पशन दी गई है। क्या एग्जेम्पशन दी गई है? एग्जेम्पशन बड़ी सिंपल है। सैलरी वाले को बोल दिया हमने, अगर तुमने सैलरी अर्न की है, फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न की है, और अगर फॉरेन कंट्री के अंदर फॉरेन एम्प्लॉयर ने तुम्हारी सैलरी में से टैक्स काट के जमा करा दिया, या तुमने अपनी सैलरी का टैक्स जमा करा दिया, या उसने तुम्हारी सैलरी में से टैक्स काट के जमा करा दिया, तो अब हम तुम्हारी सैलरी को दोबारा पाकिस्तान में टैक्स नहीं करेंगे। बस सिंपल। सर उस कंट्री के साथ टैक्स ट्रीटी नहीं है, तो हमने बोला टैक्स ट्रीटी गई भाड़ में। टैक्स ट्रीटी होगी तो एग्जेम्पशन की जरूरत ही नहीं है। टैक्स ट्रीटी नहीं है, अब वो टैक्स हो जाएगी। लेकिन हमने कहा टैक्स तो हो जाएगी, लेकिन सैलरी वाले तबके को हम खुसूसी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुमने दूसरी कंट्री के अंदर टैक्स जमा करा दिया या तुम्हारे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, अब पाकिस्तान में उस सैलरी पर दोबारा हम टैक्स नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर इंडिया से टैक्स ट्रीटी नहीं है, इसराइल से हमारी टैक्स ट्रीटी नहीं है। अब मिसाल दे रहा हूं मैं, ये बंदा इंडिया से आ रहा है, इंडिया में सैलरी अर्न कर रहा था, इंडिया के साथ टैक्स ट्रीटी नहीं है, इंडिया में सैलरी अर्न कर रहा था, इंडिया में लेकिन एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया है। क्या हम पाकिस्तान में टैक्स करेंगे? नहीं करेंगे। खुसूसी एग्जेम्पशन हासिल। क्या ये बात आपको समझ आती है? अच्छा सर यूएसए से इसकी सैलरी के अलावा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ रही है। 5 महीने की आई है $1000 के हिसाब से 280 रुपए कन्वर्जन रेट। बोलो क्या करेंगे? अमाउंट क्या आया है? हमने कहा था 14 लाख। और ये कसम खा के बोल रहे हैं कि इस रेंटल इनकम पे टैक्स मैंने जमा करा दिया, यकीन करो मेरा। हमने कहा यकीन तो हमने आपका कर लिया, लेकिन माजरत के साथ इस पे टैक्स तो लगेगा। लगा भाई एग्जेम्पशन है कि अगर टैक्स जमा, हमने बोला सिर्फ किस पे? सिर्फ किस पे? अब हमारे बेवकूफ बच्चे क्या करते हैं, एक नहीं कई सारे ये वाली एग्जेम्पशन सब पे लगा देते हैं। और एग्जामिनर भी बेवकूफ बनाता है। एग्जामिनर भी क्या बनाता है? बेवकूफ बनाता है कि फॉरेन सोर्स सैलरी इस पर टैक्स कट गया, और इसने रेंटल इनकम भी कमाई है उस पर भी टैक्स कट गया। तो वो क्या करता है, बोलता है दोनों पे टैक्स कट गया, चलो भाई आम मुआफी का ऐलान। या आम मुआफी का ऐलान हम और आप नहीं करेंगे, ये लॉ करेगा भाई। ये आम मुआफी का ऐलान सिर्फ सैलरी पर है, वो भी उस केस में जब टैक्स कट गया या जमा हो गया या करा दिया। बात समझ आती है? पढ़ लेते हैं। एनी फॉरेन सोर्स, क्या लिखा हुआ है? सैलरी। इधर किसी ने लिखते हुए सैलरी को कर दिया इनकम, खत्म, अंडा। एनी फॉरेन सोर्स सैलरी, क्योंकि ये 102 सेक्शन नंबर 102 की एग्जेम्पशन सिर्फ है ही फॉरेन सोर्स सैलरी पे, फॉरेन सोर्स इनकम पे नहीं है, सारी इनकम पे नहीं है, सिर्फ सैलरी पर। ठीक है, अगर मैं कहूं ये एग्जेम्पशन फॉरेन सोर्स इनकम पर है तो क्या उसमें सैलरी भी शामिल हो जाती है? क्यों क्या कर रहा है? हो जाती है। फॉरेन सोर्स इनकम में फॉरेन सोर्स सैलरी भी शामिल हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूं फॉरेन सोर्स सैलरी तो उसमें बाकी इनकम शामिल हो गई? नहीं हुई। अब फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय अ रेजिडेंट इंडिविजुअल शैल बी
exempt from tax. कब if the individual has paid foreign income tax on such salary, अगर वो इस इंडिविजुअल ने फॉरेन इनकम टैक्स पे कर दिया है उस सैलरी पर, या और his employer has withheld from the salary, या उसके एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी से वो टैक्स withheld कर लिया है, and paid to the revenue authority of the foreign country in which the employment was, और उसने टैक्स काट के वहां के टैक्स वालों को जमा करा दिया है जहां पर वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा था। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? प्रूफ कैसे करते हैं कि हमारा टैक्स कट गया? प्रूफ कैसे करते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जो प्रूफ कैसे होता है भाई, कैसे होगा प्रूफ? सर्टिफिकेट, टैक्स सर्टिफिकेट होता है। फॉरेन कंट्री में आपने जो टैक्स जमा कराया होगा टैक्स रिसीट्स होंगी, टैक्स सर्टिफिकेट होगा, जमा कराया होगा, जमा कराने की रिसीट होंगी, वहाँ का टैक्स रिटर्न होगा, उधर का भी तो टैक्स रिटर्न होगा ना बेटा, इधर का थोड़ी होता है सिर्फ। फॉरेन कंट्रीज में तो टैक्स की कंप्लायंसेस यहाँ से भी ज़्यादा होती हैं भाई, सही है। आखिरी पैराग्राफ भी पढ़ा के ही हम ऑफ करेंगे, 2 मिनट इसमें लगेंगे, कोई मसला नहीं। आखिरी पैरा नहीं, ये आखिरी वाला पैरा तो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं अब मैं वो समझाने लगा हूँ। जो 2 लाइनें अब लिखी हुई हैं वो, ये वाला पैरा समझ आ गया? पहला पैरा समझ आ गया सबको? जबरदस्त हो गई बात, जबरदस्त हो गई। अगली वाली जो 2 लाइनें लिखी हुई है ना, वो भी अप्लाई होती हैं सिर्फ किस पर? फॉरेन सोर्स सैलरी पर। पहला पैराग्राफ तो हमने बोला ये किस पर अप्लाई होगा? इंडिविजुअल पर, जो कि कौन है? रेजिडेंट, जो कि क्या अर्न कर रहा है? फॉरेन सोर्स सैलरी, और उसका जो टैक्स है पेड या विदहेल्ड बाय एम्प्लॉयर एंड पेड टू रेवेन्यू अथॉरिटी ऑफ फॉरेन कंट्री। तो हमने कहा कि फिर उसकी एफएसएस क्या हो जाएगी? ये एक बात हमने कर ली। अब ये केस खत्म, केस नंबर 2। ये केस याद रहेगा, ये केस याद रहेगा तो ये एग्जेम्पशन की इंपॉर्टेंस याद रहेगी। अब मैं ये केस मिटाने लगा हूं, ये केस मिटा दूं। ये एक और केस आ रहा मार्केट में अभी, एम्प्लॉयर को हम प्यार से ईआर कहते हैं। सैलरी का टॉपिक शुरू होगा ना तो ई और ईआर ही चल रहा होगा। अब जरा गौर से देखना, एग्जाम्पल याद रहेगी तो लॉ की समझ रहेगी आपको कि ये अलग अलग सेक्शन क्यों आए, अलग अलग सेक्शन क्यों आए और इसका मकसद क्या है और इसका फायदा क्या है। समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। रट लेना कमाल नहीं है, समझना कमाल है, क्योंकि आप लोगों ने टैक्स कंसल्टेंट बनना है इंशाल्लाह। अच्छा ये देखो, अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। इस बंदे का नाम है मिस्टर आसिम। क्या नाम है? मिस्टर आसिम इसका नाम है। ये भी आप लोगों की तरह सीए का एक स्टूडेंट था, पढ़ रहा था और सीए फाइनल का आखिरी पेपर दिया था इसने, और सीए फाइनल का आखिरी पेपर देकर ये रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था। और ऐसे कई लड़के होते हैं फर्म के अंदर माशाल्लाह, बड़े चैंपियन होते हैं, पेपर रुके हुए होते हैं, उनके पेपर नहीं निकल पा रहे होते हैं, उनके काम में बहुत तेज़ होते हैं। हमारी फर्म में तो बहुत थे। आर्टिकलशिप ख़त्म होने से पहले दुबई के अंदर जॉब की सेटिंग पक्की होती थी, सऊदीया में, दुबई में जॉब की सेटिंग पक्की होती थी। आर्टिकलशिप ख़त्म होने से पहले जॉब की सेटिंग पक्की होती थी, क्योंकि वो सेकंडमेंट पे जाते थे, असाइनमेंट पे जाते थे और वहाँ पर इम्प्रेस कर लेते थे अपने काम से। अब अगर क्वालिफाई हुए बगैर जॉब एक्सेप्ट कर लें तो सैलरी लो मिलती थी, तो एक पेपर रुका हुआ होता था। वो जैसे ही पेपर निकलता था 15 दिन में फ्लाइट दुबई रवाना। तो ऐसे ही कहानी है मिस्टर आसिम की। सीए फाइनल का आखिरी पेपर रुका हुआ था, रिजल्ट आया 31 जनवरी को। कब आया? नॉर्मल टैक्स ईयर 2024 की बात हो रही है, जो शुरू होता 1 जुलाई, 23 से खत्म होता। हमने कहा 31 जैन 24 को आई कैप का रिजल्ट आया, और 15 फेब को
15 फ़रवरी 2024 को क्या हुई इसकी फ्लाइट थी दुबई की, ठीक है। और पर मंथ इसकी सैलरी थी, स्टार्टिंग सैलरी थी 15,000 दिरहम। एडी कितनी 15,000। 15 फ़रवरी को दुबई पहुंच गया, इसका मतलब फ़रवरी का आधा महीना, मार्च पूरा, अप्रैल, मई, जून, 4 पूरे महीने और फ़रवरी का आधा महीना, 4.5 महीने की सैलरी मिलेगी इसको नहीं। और दिरहम का कन्वर्जन रेट क्या ले लूं, 80 ले लूं? अबे ज्यादा हो गया, 90 कहाँ चल रहा है, पागल हो गया। अब रियाल 76 का चल रहा है तो दिरहम 90 किधर से हो गया भाई? रियाल तो कल 76 का था, 76 था तो ये 80 होगा। कितना? 5.4 हमने कहा 54 लाख रुपीस इसने कमा लिए। सवाल है मेरा आपसे, क्या ये रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? गौर से देख के बताना। नॉन रेजिडेंट वाले हाथ खड़े कर लें सबसे पहले। तुम दोनों की होनी चाहिए पिटाई। तुम्हारे असरात इसको आ गए ना, तुमने हाथ नहीं उठाया, इसने उठा लिया। तो वही तो बोल रहा हूं, तुमने अपने असरात इसमें ट्रांसफर कर दिए। रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? वे यार अंधो, ये रेजिडेंट है। 31 जैन को रिजल्ट आया आई कैप का यार, 15 फरवरी को उसने फ्लाई किया है यार। 4.5 महीने की सैलरी लिख रहा हूं इधर, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बगैर तो। फिर तो देख लो भाई, फिर तो देख लो, नॉन रेजिडेंट है यार। 4.5 महीने बाहर गुजारे हैं तो इसका मतलब क्या है? 7.5 महीने पाकिस्तान में गुजारे हैं यार। तो हमने कहा ये रेजिडेंट है भाई, पक्का पक्का रेजिडेंट है। सही है। दुबई चला गया, जॉब भी कहाँ हो गई है? दुबई में। और दुबई के अंदर सैलरी पे टैक्स भी नहीं होता, इनकम टैक्स भी नहीं कटता। अब एम्प्लॉयर, हाँ नहीं कटता वहां पे सैलरी पे इनकम टैक्स नहीं है। तो अब एम्प्लॉयर ने टैक्स भी नहीं काटा। अगर एम्प्लॉयर टैक्स काट लेता तो हमने कहा सर फिर तो वो पहली वाली एग्जेम्पशन में फॉल कर जाता। इसीलिए मैंने बोला एग्जाम्पल ध्यान में रखना। एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे तो इस एग्जेम्पशन की यूटिलिटी समझ आएगी। वहां पर टैक्स नहीं है, इसी तरह सऊदीया में भी टैक्स नहीं है, बहरीन में नहीं है, कतर में नहीं है, इधर टैक्स नहीं है। अच्छा भाई, तो अब क्या करें सर? हो गया है रेजिडेंट, सैलरी पर टैक्स भी नहीं काटा। टैक्स ट्रीटी होती, अगर टैक्स ट्रीटी होती, हो सकता है हो, लेकिन टैक्स ट्रीटी तो अप्लाई कब होती है? जब एक इनकम 2 दफा टैक्स हो रही हो। जब एक इनकम कितनी दफा टैक्स हो रही हो? 2 दफा, तो टैक्स ट्रीटी अप्लाई होती है। भले हो टैक्स ट्रीटी, भले हो दुबई के साथ, लेकिन वो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि उसकी इनकम वहां टैक्स हो ही नहीं रही है। तो जो इनकम डबल टैक्स होती है, टैक्स ट्रीटी तो उस पर अप्लाई होती है ना। ये तो सऊदी, ये तो दुबई में टैक्स ही नहीं हो रही इनकम, तो इस पर तो पाकिस्तान वाले बोलेंगे सिर्फ हमारा हक है, इस पर हम टैक्स कहां लेंगे? पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा ये तो ज्यादती की बात हो गई सर, ज्यादती की बात हो गई। अब तो बेचारा चला गया, दुबई में है, उससे कहाँ टैक्स लेंगे आप? हमने कहा हम टैक्स लेते भी तो वो बेचारा आके देता थोड़ी है। मैं बोलता जाओ, तो चला गया, मैं लेके दिखा दो। मतलब मिलने के चांसेस तो वैसे ही नहीं है। आओ एग्जाम्शन के थ्रू इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, आ जाओ। सैलरी अर्नड आउटसाइड पाकिस्तान, ऐसी सैलरी जो कहाँ अर्न की आपने? आउटसाइड पाकिस्तान, शैल बी एग्जेम्प्ट, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। किसके लिए? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो ये वाली एग्जेम्पशन सिर्फ किसके लिए है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो ये बात याद रखना। दूसरी वाली एग्जेम्पशन किसके लिए है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए है। और ये भी किस पर एप्लीकेबल है? एफएसएस पर है। इसके लिए भी रेजिडेंट होना चाहिए। और सिटीजन लिख दिया तो इसका मतलब कि इंडिविजुअली सिटीजन होता है ना, सिटीजन होना चाहिए। लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, कि वो पाकिस्तान उसने छोड़ा, पाकिस्तान छोड़कर गया, बाहर जॉब हो गई उसकी, और अब उसने बाकी का साल कहां ही गुजारा है, और बाकी के साल के आखिर तक वो कहां ही रहा है? दुबई में ही रहा है, और वापस भी नहीं आया। रिमेन्स अब्रॉड, वहीं रहा। तो हमने कहा अब जो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी है उसको हम क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे, उस पर टैक्स हम उससे
नहीं लेंगे। हमने कहा अगर आप लेने के लिए उसको बुलाते तो भी वो वापस आने वाला नहीं था। बात समझ आ रही है? लेकिन मेरा सवाल है आपसे, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी मंगनी तय कर दी और उसको बोला भाई 25 जून को तुम्हारी मंगनी है, तुम 10 दिन की छुट्टी लेके आ जाओ, 5 जुलाई को वापस चले जाना। अब घर वालों को तो टैक्स लॉस का नहीं पता था ना, आप लोगों को पता लग गया तो आप लोग बता दीजिए घर वालों को। ऐसा कोई भी सीन हो और बोल दीजिएगा भाई इन दिनों में मंगनी न रखें, 30 जून के बाद। तो हमने कहा अब अगर ये 25 को पाकिस्तान आ जाता है और ये फॉर द रिमेनिंग पीरियड पाकिस्तान में ही है, तो हमने कहा अब ये सैलरी कहां टैक्स हो जाएगी? पाकिस्तान में टैक्स हो जाएगी। रिमेन्स अब्रॉड नहीं रहा, रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर नहीं रहा, रिमेन्स अब्रॉड नहीं रहा, पाकिस्तान आ गया। बात समझ आ रही है? अगर रिमेन अब्रॉड रहा तो हमने कहा फिर इसकी सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी पाकिस्तान में। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? इसको मैं रीड कर रहा हूं, बस आज यहीं तक रखेंगे, टाइम भी हो गया हमारा, पूरा कोटा पूरा हो गया, 5 फुट ऊपर चले गए। रीड कर रहा हूं मैं, दोनों चीजों को सुन लो। सिटीजन, ठीक है, लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग टैक्स ईयर and remains abroad during that tax year। तो हमने कहा फिर क्या करें हम? तो हमने कहा उसकी जो फॉरेन सोर्स सैलरी होगी एग्जेम्प्ट होगी। तो अगर तो टैक्स कट चुका है तो टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है। अगर टैक्स काट लिया है एम्प्लॉयर ने तो इस सेक्शन के तहत एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और अगर टैक्स नहीं काटा है तो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन where a citizen of Pakistan leaves Pakistan during tax year and remains abroad during that tax year, ऐसा वाला अगर कोई केस है कि वो चला गया, उसकी जॉब हो गई बाहर, लेकिन वो रेजिडेंट हो गया है क्योंकि उससे पहले वाले दिन की वजह से वो रेजिडेंट हो गया है। पिछला वाला केस डिफरेंट था, हमने कहा था वो बाद वाले दिनों की वजह से रेजिडेंट बन रहा था, जॉब छोड़कर आया था। केसेस याद रखना ताकि अलग अलग केसेस की एप्लीकेबिलिटी आपको समझ आ सके, यूटिलिटी समझ आ सके, बेसिकली लॉजिक और रैशनल समझ आ सके। तो हमने कहा ये दोनों केसेस आपको मैंने समझा दिए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। और पहले वाले में आ रहा था, दूसरे वाले में जा रहा है, ये भी फर्क मैंने इसलिए समझाया ताकि आपके दिमाग में अलग अलग केसेस रह जाएं। लेकिन असल उसूल क्या है? असल उसूल ये है कि हम ये पहली वाली एग्जेम्पशन को पहले चेक करेंगे। अगर फॉरेन सोर्स सैलरी पर टैक्स एम्प्लॉयर ने काट लिया है तो हमारी भला से आ रहा था कि जा रहा था, फॉरेन सोर्स सैलरी पर एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, हम उसको दोबारा टैक्स नहीं करेंगे। लेकिन अगर टैक्स नहीं कटा या टैक्स नहीं लगा तो अगली वाली चेक करेंगे, लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर एंड रिमेन्स अब्रॉड। अगर ऐसा है तो भी हम टैक्स नहीं लगाएंगे, बस सिंपल क्राइटेरिया। ठीक हो गई बात? बोलो बेटा। पाकिस्तान आ रहा है तो क्या वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है? 5-6 सालों की सैलरी तो तभी मिलेगी ना जब रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट होगा मेरा बच्चा। लाना मसला नहीं है, मेरी बात सुन लो। अगर किसी के पास यूएसए के अंदर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वो यहां पर आ रहा है, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, वो यहां पे आ रहा है, वो बोल रहा है मेरे पास सेविंग पड़ी हुई है 2 करोड़ रुपए की, मैं पाकिस्तान लेकर आ रहा हूं, तो क्या वो उसकी इनकम है उस साल की या उसके एसेट्स हैं? वो तो पुराने सालों के कमाए हुए एसेट्स है ना, वो इस साल की इनकम थोड़ी है। ला सकता है, हम तो बोलेंगे और ले भाई जितना ला सकता है, डॉलर की तो कमी है यहाँ पे। हम तो सियासतदानों को भी बोल रहे हैं साला माल अपना इधर ले आओ, ला ही नहीं रहे। अभी तो हम इनकम की बात कर रहे हैं, फॉर द ईयर की इनकम की बात हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा और टैक्स सुबह शाम पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।